मैं शिवाजी भाई साहब आपके पास आ जाऊं, क्योंकि इमरजेंसी का दौर आपने देखा बहुत लंबे समय तक। मेरे एक दर्शक है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का लोएस्ट डिस्कोर्स उन्होंने आज तक नहीं देखा। तो भैया, जब लोएस्ट डिस्कोर्स है और आप उसको लगातार देख रहे हैं, तो आप खुद अपने बारे में ज्ञान कर लीजिए कि मतलब आपको लोएस्ट डिस्कोर्स ही पसंद है क्या? आप क्यों फिर, अगर इतना लोएस्ट डिस्कोर्स है, इतना बेकार का है, तो आप उसमें अगर आके अपनी व्यर्थ में ऊर्जा क्यों खराब कर रहे हैं? शिवाजी भाई साहब, एक चीज जरा ये समझा दीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे कुछ दर्शकों ने कहा ये नीट सिर्फ नहीं है, नीट के साथ साथ तमाम एमटीए द्वारा हुआ है, मतलब हर परीक्षा लीक हो रही है, हर पेपर लीक हो रहा है। तो ये भी इमरजेंसी जैसा वातावरण नहीं हो गया है कि बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते हैं? कोई करेंगे तो आप उनको मारे पीटेंगे, उनको जेल भेज देंगे, और बोलिए कुछ मत, पैसा दीजिए, पेपर दीजिए, भ्रष्टाचार कराइए, और वो सबके तार जुड़े हुए हैं गुजरात से, उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पर्चा लीक हुआ, उसको जो कंपनी एडुकॉम या जो कंपनी थी, उसका करता धरता गुजरात का, वो भाग गया है अमेरिका। तो जरा शिवाजी भाई साहब ये बता दीजिए, आप तो इमरजेंसी जमाने के वो हैं, कि ये जो स्थिति है, ये इमरजेंसी घोषित करिए या मत करिए, उससे बुरी हालात नहीं है। और किसानों पे भी जरा दो शब्द बोल दीजिएगा। आप बिल्कुल सुदूर से आते हैं, देवरिया में आप हालात रोज सुबह से शाम तक इसको झेल रहे हैं, खास करके परीक्षा लीक और किसानों की बात को लेकर इमरजेंसी हालात है कि नहीं? जी जी भाई साहब नमस्कार, और सभी जो सीनियर साथी सबको नमस्कार। 10 सालों से जो स्थिति बनी हुई देश में, वो घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है। उनको छिपने का मौका है कि इमरजेंसी नहीं है। कानून काम कर रहा है, संविधान काम कर रहा है, जुडिशरी काम कर रही है, लेकिन सच तो है कि जो इमरजेंसी का दौर था, वो कम से कम लोगों को मालूम था कि इमरजेंसी लगी हुई है, तो वो अपने हिसाब से वो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ पा रहे थे। आज के तारीख में 10 सालों से लगातार देश में जो हालात है, वो इमरजेंसी से बहुत बदतर है। एक तो सबसे खतरनाक बात यह है कि देश के अंदर इस फासिस्ट ताकत ने सबके अंदर नफरत पैदा किया हुआ है। आप अपने पड़ोस, आस पड़ोस में सुरक्षित नहीं है। आपने कोई बात बोल दी और नौजवान नहीं समझ पा रहा है, तो हमला कर देगा वो। तो उन्होंने मोदी भक्त जो भक्त बनाया, उससे ज्यादा खतरा तो समाज में पैदा हो गया था। इमरजेंसी में किसी आदमी से किसी को खतरा नहीं था। सत्ता का तो सवाल है, वो तो लड़ाई होती रहती है। इमरजेंसी बनाने में, तैयार करने में, इमरजेंसी का हालात पैदा करने में देखा जाए तो हमारे बहुत सीनियर साथी पांडे जी हैं और के राय जी हैं, शुक्ला जी हैं। इमरजेंसी लगी क्यों? जब देश में पूंजी का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो उसका विरोध कौन कर रहा था? वही तो लोग विरोध कर रहे थे जो लोग कहते हैं कि इमरजेंसी लग गई। जो पूंजीपतियों के दलाल थे, जो लोग, वो आरएसएस भी शामिल थे उसमें, जनसंघ थी, उन लोगों ने विरोध नहीं किया उसका। तो जो राष्ट्रीयकरण हो रहा था, 1969 से राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ, तो मुरारजी भाई जो है वित्त मंत्री थे, क्या वो चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण हो? मुरारजी भाई राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते थे, और इसलिए वो 12 बजे रात को इंदिरा जी को हटाना पड़ा, इमरजेंसी। उसके बाद से जब राष्ट्रीयकरण लागू हुआ और प्रीवी पर्स खत्म किया गया राजाओं का, इंदिरा जी ने खत्म किया, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए लोग। राजाओं को प्री पर्स कब तक दिया जाएगा? ये निजी पूंजी जो थी, रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, पेट्रोलियम का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता, तो आज देश में किसानों की दशा क्या होती, लोगों की दशा क्या होती? गोबर से लोग अनाज निकाल खाते थे। उस दौर में मैं देखा था, 72, 73, 74 के दौर में देखा था, गरीब आदमी गोबर से अनाज निकाल खाता जब बैल दौरी कर रहे थे। तो राष्ट्रीयकरण के नाते किसानों की स्थिति ठीक हुई, लोगों को भोजन मिला, हरित क्रांति आई। ये पूंजीपति वर्ग के जो समर्थक लोग वर्ग थे, उसमें उनको ये बर्दाश्त नहीं था। उसका खमियाजा देश भुगता, तमाम लोग भुगते होंगे, हमारे तमाम लोग भुगते, हम लोग भी उस दौर में थे, बड़ी स्थिति में अच्छी नहीं थी। लेकिन इमरजेंसी को अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन परिस्थितियां पैदा की गई थी जो पूंजीपति के वर्ग के लोग थे, जो उनके साथ खड़े थे जो लोग। एक स्थिति ये है। आज जो स्थिति है, 2014 में पूंजीपति वर्ग ने ही मोदी की सरकार बनवाई, और मैं 2014 में 2012-13 से कह रहा हूं कि पूंजीपतियों ने के दलाल जो मोदी जी हैं, वो पूंजीपतियों के लिए आए हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इनको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसने डिक्लेयर किया?
सबसे पहले टाटा ने कहा कि विकास पुरुष हैं, और तालकटोरा स्टेडियम में फिक्की और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग और सीआई के लोगों ने ला करके इनको प्रधानमंत्री घोषित किया। तो कारपोरेट के आदमी थे, अब कारपोरेट के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जनतंत्र पूंजी की जो ताकत है उसके सामने जनतंत्र का कोई मूल्य नहीं होता है, और पूंजी में सब बिकाऊ है। रंजन गोगोई की दशा क्या हुई? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो फैसले दिए हैं, क्यों दिए फैसले, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या हुई ये समझना होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि नीट जो मामला नीट है, अभी तक लगातार 70 परीक्षाएं रद्द हुई हैं या पेपर कैंसिल हुआ। बच्चे जाते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, माँ बाप कहते हैं कि परीक्षा पास नहीं कर, नौकरी नहीं मिल रही इसको। बच्चे घर में गालियां सुनते हैं, जो माँ बाप नहीं समझते इस बात को, वो बच्चों को गालियां देते हैं। आज देश में सबसे प्रतिष्ठित जो कोचिंग सेंटर कोटा है, वहां बच्चे सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, 10 सालों से भर्ती नहीं हो रही है। रेल का निजीकरण कर दिया, वैकेंसी सरेंडर कर दिया, बीएसएनएल का हालत क्या कर दिया इन्होंने, पेट्रोलियम का हालत क्या किया इन्होंने, गैस का हालत क्या किया उन्होंने। तो देश के जितने जहां नौकरियां मिल सकती थी वहां पर इन्होंने कोई नौकरी भर्ती की नहीं, तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई। अब देश के किसी हिस्से में भी ऐसा नहीं है कि बच्चे रोज आंदोलन न चला रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में महीनों महीनों बच्चे बैठे रहते हैं, लाठियां चलती रहती हैं, नौकरी नहीं मिलती। शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया, नौकरी नहीं मिली बच्चों को, 69,000 शिक्षकों का सवाल था। पुलिस भर्ती जो है वो कैंसिल हो गया, वो तमाम बाबू की भर्ती कैंसिल हो गया। चपरासी की भर्ती में लाखों लाख बच्चे आ रहे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, उनकी दशा खराब है। तो ये जो 10 सालों से भर्तियां नहीं की और लाठी के बल पर मोदी बुलवा रहे हैं 5 किलो अनाज देकर के, ये इमरजेंसी से बदतर स्थिति है कि बोल नहीं सकते। मॉब लिंचिंग इन्होंने कराया, इमरजेंसी में मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती थी, इन्होंने मॉब लिंचिंग कराया 10 साल लगातार। जो मोदी के खिलाफ बोला या इन्होंने टारगेट किया, कपड़ों से पहचानने की कोशिश की, उनकी मॉब लिंचिंग हुई। कैसे जो है वो अलीगढ़ में जो थी में दादरी में उसके घर में फ्रिज से मांस निकाल करके कैसे उसकी लिंचिंग करके मार दिया गया। अभी अलीगढ़ में कैसे मार दिया गया, लिंचिंग कर दिया गया है। अभी फिरोजाबाद में जो पुलिस कस्टडी में कैसे जो है एक आदमी मर गया और कुछ चर्चा नहीं उसकी हुई, अखबारों ने खबर नहीं छापी, देश के गोदी मीडिया ने खबर नहीं छापी, काकोरी ने खबर नहीं छापी। किसान 12.5 महीना बैठे रहे धरने पर, 12.5 महीने, 750 किसान मरे 12.5 महीना में बॉर्डर पर था। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर, लखनऊ, खीरी, लखीमपुर, हर इलाके में था 12.5 महीने। 750 किसान मर गए। इमरजेंसी में 750 किसान मरे थे क्या? इमरजेंसी में किसान 12.5 महीना बॉर्डर बैठे थे क्या? इमरजेंसी में किसानों के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लिया गया क्या? इमरजेंसी में मजदूरों के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लिया गया क्या? जो काले कानून 3 पास हुए इमरजेंसी में नहीं पास हुए। ऐसे कानून जो 3 काले कानून, कृषि काले कानून पास हुए, किसानों को बंधक बनाने का, किसानों की जमीन छीनने का, किसानों का उत्पादन छीनने का, और जो 1886 और 1848 से लड़ते लड़ते जो मजदूर अपना हक पाए थे, 1948 में जो लेबर लॉ बना जिसमें मजदूरों को 8 घंटा काम करने का अधिकार मिला था, 8 घंटे आराम करने का, 8 घंटे सोशल काम करेगा, अपना उसका निजी जीवन भी है। उस कानून को 2020 में उस कोरोना के दौरान इमरजेंसी लागू करके इन्होंने, कोरोना के दौरान बड़ी इमरजेंसी थी, कोरोना के दौरान उस इमरजेंसी में 3 काले कानून बनाया, कृषि कानून, और उसमें मजदूरों के कानून को समाप्त कर दिया। उन 44 कानूनों का 4 कोड बना दिया। और मजदूर नहीं कह सकता कि हम 12 घंटा काम नहीं करेंगे, हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो मजदूर का जो शोषण हो रहा है, ये काले कानून बना जो इमरजेंसी के दौरान, वही सारी ये जो कोरोना के दौरान, इमरजेंसी में तो ऐसे कई भी कानून नहीं बने थे किसानों के खिलाफ। इस दौरान जिस तरह से गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मार देता है, किसानों को गाड़ी चढ़ा के मार देता है, ये इमरजेंसी में नहीं हुआ था कि किसी मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे किसी के ऊपर, गाली दे मार दे, ये इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। तो मोदी इमरजेंसी के आड़ में बचना चाहते हैं। जो पाप उन्होंने 10 सालों तक किया है, 10 सालों तक जो पाप किया है अपने मित्रों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, वो पाप से माफी नहीं मिल सकती है। और देश इस बात को समझ गया है, देश से समझ गया था कि अगर जो इनको 400 पार मिलेगा तो ये देश में इस संविधान को समुद्र में फेंक देंगे और गोलवरकर का वो कानून लेकर के आएंगे। गोलवरकर का
वो बंच ऑफ में उन्होंने लिखा है गोलवलकर ने, उसको लेकर के आएंगे। इनको संविधान में खुद ही भरोसा नहीं है, इनको लोकतंत्र में खुद ही भरोसा नहीं है। इनका जेनेटिक मामला है भाई साहब, जेनेटिक मामला है। उस आरएसएस के खांचे में जो 7 साल का बच्चा लाठी भाजक डंडा भाजक होता है, बनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती है, इस संविधान का कोई मतलब नहीं है, ये तिरंगा हमारा नहीं है, हमारा जो भगवा है, हमारा जो संविधान अलग है। हमसे गांव में एक लड़के ने कहा, जो चुनाव के दौरान एक निषाद का लड़का था, गांव में कहा उसने कि राय साहब, आरएसएस का भाजपा का जो संविधान है वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वो एक सामान्य लड़का था, कहा इस संविधान को नहीं मानते, भाजपा का जो संविधान है, जो आरएसएस का संविधान है, वो पुराना संविधान वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उसी संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो जो संविधान ही नहीं मानता वो इमरजेंसी की बात क्या करता है? वो तो इमरजेंसी लगा, वो संविधान मान ही नहीं रहा है, वो संसद नहीं मान रहा है। संसद अगर जो मानता तो सिंगोल कैसे स्थापित करता? वो डेमोक्रेसी मानता, सिंगोल स्थापित नहीं करता। लेकिन वो जो है खुद ही एक फासिस्ट है और बहुरंगी है, बहुरुपिया है। वो भेष बदल करके वो आड़ में छिपना चाहता उस इमरजेंसी के, लेकिन इसको जनता माफ नहीं करेगी और विपक्ष इसको माफ नहीं करेगा। जी भाई साहब, जी।